वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज है इमामी की। इमामी के रिजल्ट्स आए हैं Q2 के और रिजल्ट्स काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थे क्योंकि Q2 का रिजल्ट है और इनका जो प्रॉफिट है वो 30% नीचे गिर करके ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूं मैं, वो 148 करोड़ रुपीस पर आ गया। और सिर्फ प्रॉफिट गिरा होता तो फिर एक अलग बात थी, लेकिन रेवेन्यू भी 10% स्लिप होकर के 798 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया और इसीलिए इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा सरप्राइज थे क्योंकि इमामी काफी जानी मानी कंपनी है। और अगर हम इस गिरावट के पीछे का रीजन समझने की कोशिश करें तो पर्सनल और हेल्थ केयर सेगमेंट में डिमांड का प्रेशर था, ऊपर से इनपुट कॉस्ट जो है वो भी बढ़ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा इनका प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। बट 30% की गिरावट बहुत बड़ी बात होती है, तो फिर इसके पीछे जरूर कुछ और रीजंस भी शामिल होंगे। हालांकि अगर मैं आपको रेवेन्यू ब्रेकअप करके बताऊं तो इंडिया से 618 करोड़ रुपीस और ओवरसीज से 180 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया। हालांकि इन्वेस्टर्स थोड़े से खुश भी रहे, बट कुछ इन्वेस्टर बहुत ज्यादा नाराज थे। अब जो नाराज थे वो इसलिए नाराज थे क्योंकि प्रॉफिट 30% नीचे गिर गया ईयर ऑन ईयर, और जो खुश थे वो इसलिए खुश थे कि इतने बुरे रिजल्ट के बावजूद भी कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया, मतलब कि 400% का इंटरिम डिविडेंड, जिसकी रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर को रखी गई है। अगली बिजनेस न्यूज है लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट का आईपीओ आया था, आपको पता है, और कल वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी हो गया। बट लिस्टिंग के बाद जो ड्राइव थी वो बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसी थी। मतलब कि सबसे पहले ये स्टॉक लिस्ट हुआ और लिस्टिंग हुई 390 रुपए पर, जो कि इशू प्राइस से लगभग 3% नीचे था, क्योंकि जो इशू प्राइस था वो 402 रुपए का था। फिर शुरुआत में क्या हुआ कि लेंसकार्ट के शेयर 11% अचानक से नीचे गिर गए और गिरकर 355.70 रुपीस पर आ गए। लेकिन हाँ, बाद में रिकवरी भी दिखाया लेंसकार्ट ने और 403.80 पर इसके स्टॉक्स आ गए, यानी कि हल्का सा पॉजिटिव जाकर के लेंसकार्ट का स्टॉक कल के दिन क्लोज हुआ। वैसे तो लेंसकार्ट के बारे में हर किसी को पता है, बट अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ये कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई थी और इसके जो फाउंडर है वो पीयूष बंसल है। तो प्रॉब्लम तो सिर्फ प्राइस की नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि लेंसकार्ट का हाल भी पेटीएम जैसा और नायका जैसा होगा, क्योंकि इनका जो वैल्यूएशन है वो 70,000 करोड़ का है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा अनुमान है कि शेयर हो सकता है थोड़े टाइम के लिए ऊपर जाए, फिर बहुत तेजी से प्राइजेस नीचे जाए और लंबे समय तक प्राइस नीचे ही रहे। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो प्लीज बहुत ही सोच समझ के और अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करना। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान जिंक की, और आंध्र प्रदेश सरकार ने हिंदुस्तान जिंक को बहुत ही बड़ी सौगात दी है, क्योंकि कंपनी को श्री सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट के बाले पाल्यम विलेज के अंदर 308 हेक्टेयर के टंगस्टन और एसोसिएटेड मिनरल्स ब्लॉक के लिए कंपोजिट लाइसेंस मिल गया है। और अभी मैं आपको कंपोजिट लाइसेंस के बारे में भी बताऊंगा, तो ये न्यूज आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन ये चीज आप समझ लो कि गवर्नमेंट ने ये क्लियर कहा है कि कंपनी को ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही सभी अप्रूवल्स लेने होंगे और लैंड कंसेंट भी लेना होगा, क्योंकि आपको पता है लैंड कंसेंट का आजकल क्या सिस्टम चल रहा है। बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो कि फार्मर से लैंड ले रही हैं, कुछ भी करवा ले रही हैं। हालांकि ये जो स्टेप है वो माइनिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर और एक अच्छा खासा पुश मिलेगा इस स्टेट को। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर ये कंपोजिट लाइसेंस होता क्या है, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊं। देखिए, जो कंपोजिट लाइसेंस होता है वो माइनिंग सेक्टर में एक डुअल पर्पस लाइसेंस होता है, जो प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि एक्सप्लोरेशन और माइनिंग लीज दोनों एक साथ कवर करता है। मतलब कि इसमें दो चीजें आ गई, पहला प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस जिसको हम पीएलबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा माइनिंग लीज जिसको हम एमएल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस होता है ये फर्स्ट स्टेज होता है, जहां पे सिर्फ कंपनी एक्सप्लोर करती है, यहाँ पे मिनरल्स है या नहीं है चेक करती है, बहुत सारी चीज करती है, मतलब कि पूरा एक्सप्लोर करती है कि यहाँ पे है कोई मिनरल या फिर नहीं। फिर दूसरा स्टेज होता है माइनिंग का। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको मिनरल मिल जाता है तब उसके बाद एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होता है। मतलब कि आप ऐसा समझ लो शॉर्ट फॉर्म में कि इस चीज के लिए आपको अलग अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि इसके अंदर कंपनी पहले एक्सप्लोरेशन कर सकती है और अगर मिनरल मिल जाए तो डायरेक्ट माइनिंग स्टार्ट कर सकती है बिना कोई नया लाइसेंस लिए हुए। तो इससे क्या होता है कि जो भी ब्यूरोक्रेसी होती है वो सब हट जाती है और जो प्रोसेस होता है वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है।
तो इससे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करते हैं और टाइम पे कंप्लीट भी होते हैं। और अब अगर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। अगली बिजनेस न्यूज है एमक्योर फार्मा की। और आपको पता है जब भी फार्मा की न्यूज होती है तो मेरा कोई जवाब नहीं। अब अपनी तारीफ क्या करूं मैं, आप कमेंट सेक्शन में मेरी तारीफ कर दो। अब न्यूज ये है कि नोवो नॉर्डिस्क ने एमक्योर फार्मा के साथ मिलकर वेट लॉस इंजेक्शन पोविस्ट्रा लॉन्च करने के लिए एक टाई अप किया है। और ये सेमाग्लूटाइड बेस्ड ड्रग जो कि ग्लोबली वेगोवी के नाम से भी जानी जाती है, ये अब एमक्योर के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर इंडिया में अवेलेबल होगी। पार्टनरशिप का एम ये है कि ड्रग की रीच को फार्मेसीज तक बढ़ाया जाए। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आती है एमक्योर के शेयर्स 7% ऊपर चढ़ जाते हैं और इन्वेस्टर्स ने क्लियरली बुलिश सिग्नल भी दिखाया है। अब इस न्यूज में मैंने एक वर्ड यूज किया था, सेमाग्लूटाइड बेस्ड ड्रग। ये क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो नीचे टाइमलाइन में जाकर के। देखिए सेमाग्लूटाइड ड्रग बेस्ड का क्या मतलब है कि एक ऐसी मेडिसिन जिसमें सेमाग्लूटाइड नाम का एक्टिव कंपाउंड होता है जो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट कैटेगरी का एक ड्रग है। मतलब इसको सिंपल बताता हूं मैं आपको। और देखिए ये बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन जैसे ही काम करती है। मतलब कि आपके अंदर की भूख को कम करती है ये ड्रग, शुगर भी कंट्रोल करती है और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव भी करती है और इससे ओवरऑल वेट लॉस होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। अब अगर मैं इसको और आसान भाषा में समझाऊं तो आप ये समझ लो कि जो सेमाग्लूटाइड है वो एक केमिकल मॉलिक्यूल है जो ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि आपका पेट भर गया है और इससे आपकी भूख भी कम होती है। अब ये जो कंपाउंड है इस पर बनी हुई जो भी ड्रग्स होती हैं जैसे वेगोवी, ओजेम्पिक या फिर पोविस्ट्रा, ये सब मेनली वेट लॉस और डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं। और आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि इंडिया इस वक्त दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एडल्ट्स ऐसे हैं जो कि डायबिटीज का शिकार है और जो पहले नंबर पे है वो है चाइना। तो इसी वजह से ये शेयर 7% ऊपर उछल गया क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम भी बड़ी है और मार्केट साइज भी बहुत ही बड़ा है। अगली बिजनेस न्यूज है हल्दीराम की। और अब हल्दीराम सिर्फ समोसे और भुजिया तक सीमित नहीं रहना चाहता क्योंकि हल्दीराम ने इंस्पायर ब्रांड्स के साथ बात की है ताकि जिम्मी जॉन्स सैंडविच चेन को इंडिया में लॉन्च किया जा सके। और इस मूव से हल्दीराम वेस्टर्न स्टाइल QSR मार्केट में सबवे और टिम हॉर्टन्स जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को टक्कर देगा। अब देखना ये होगा कि 2000 करोड़ के रेस्टोरेंट बिजनेस के साथ ये वेंचर उनके लिए एक बोल्ड स्टेप साबित होता है या फिर नहीं। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखो तो जो यंग इंडियन कंज्यूमर्स हैं जो कि Tier 2 या Tier 1 सिटीज में रहते हैं वो ज्यादातर कैफे स्टाइल डाइनिंग को प्रेफर करते हैं और उनका टारगेट भी वही पे है। बाकी तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपने क्या कभी हल्दीराम के स्टोर में जाकर के कोई समोसा या जलेबी खाया है? वैसे मैं एक बार गया था और ठीक था, मतलब टेस्टी था, बट आई थिंक उनसे भी अच्छा कई सारे जो मिठाई की दुकानें हैं वो बनाती हैं। अगली बिजनेस न्यूज है गोल्डमैन सैक्स की। गोल्डमैन सैक्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट पे अपना स्टांस फिर से बदल दिया है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अभी अक्टूबर 2024 के डाउनग्रेड के बाद इंडिया को उसने ओवरवेट की रेटिंग दे दी है। मतलब कि जो ब्रोकरेज है गोल्डमैन सैक्स उसने बोला है कि निफ्टी 50 का 2026 का जो टारगेट है वो 29,000 होगा, यानी कि लगभग 14% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब ऐसा गोल्डमैन सैक्स कह क्यों रहा है? एक्चुअली RBI के रेट कट्स, लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड बाइंग का सपोर्ट मिल रहा है। यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने $70 बिलियन की बाइंग की है। उसके वजह से गोल्डमैन सैक्स को लग रहा है कि ये आंकड़ा जो 29,000 का है वो टच किया जा सकता है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अर्निंग्स में रिकवरी भी शुरू हो गई है और अब फाइनेंशियल, ऑटो सेक्टर, FMCG और डिफेंस से सबसे ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के रेयर अर्थ सेक्टर से रिलेटेड। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है चाइना। बट उससे भी बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हमारी प्रॉब्लम भी चाइना है और हमारा सॉल्यूशन भी चाइना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इंडिया का रेयर अर्थ और माइनिंग सेक्टर अभी भी चाइना के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। क्योंकि पिछले 7 सालों में चाइना से मशीनरी इंपोर्ट्स 4 गुना बढ़कर $1.1 बिलियन तक पहुंच गए हैं।
क्योंकि FY18 में जहां पर ये शेयर सिर्फ 25% का था, वो अब FY25 तक 45% हो गया है। और ये जो मशीन्स हैं वो रेयर अर्थ रिफाइनिंग, मैग्नेट मेकिंग और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हैं। मतलब कि रॉ मटेरियल्स के साथ साथ अब प्रोसेसिंग टूल्स पर भी चाइना के ऊपर ही इंडिया का भरोसा बढ़ते जा रहा है, जो कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।